नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जेल से माफिया राज। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने की राह पर है। वो भले ही जेल में बंद हो, लेकिन जेल की सलाखें उसके शातिर इरादों को कैद कर पाने में नाकाम हो जाती है। वो जेल में बैठकर साजिश रचता है, बाहर उसके गुर्गे उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वो वारदात की प्लानिंग करता है और देश के किसी भी कोने में उसके शूटर गोलियां बरसाते हैं। इस काम में उसके कई साथी गैंगस्टर शामिल हैं जो विदेशों में बैठकर लॉरेंस का हुक्म बजाते हैं। इसके इशारे पर किसी भी संगीन से संगीन वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। हाल ही में फेमस पंजाबी सिंगर और रैपर एपी ढिल्लोन के कनाडा में मौजूद घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। सिंगर का घर वैनकूवर में है। इस हमले के पीछे भी लॉरेंस गैंग का ही नाम सामने आया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त साबरमती सेंट्रल जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में बंद है, लेकिन उसने अपना जाल कुछ ऐसे फैलाया है कि अब वो जेल के अंदर रहे या फिर जेल के बाहर, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि वो जेल में बैठे बैठे ही बड़ी आसानी से जो चाहता है वो करता है। जेल में बैठे बैठे ही वो अपने दुश्मनों के नाम की सुपारी निकालता है और जेल में बैठे बैठे ही करोड़ों की वसूली भी करता है। एनआईए की पूछताछ में उसने अपने काम करने की पूरी मॉडस ऑपरेंडी और उसका एक एक सच खोल कर रख दिया था। दिल्ली की तिहाड़ जेल के अलावा राजस्थान के भरतपुर, पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए भी उसने उत्तर भारत के कारोबारियों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की। कभी उसने राजस्थान के कारोबारियों से, कभी उसने चंडीगढ़ के कारोबारियों से कम 10 क्लब मालिकों से भी वसूली की। इसके साथ ही कभी अंबाला के मॉल मालिकों से और कभी शराब कारोबारियों के साथ दिल्ली और पंजाब के सटोरियों के जरिए उसने करोड़ों की उगाही की। जेल में लॉरेंस के गुर्गे ऐसे कारोबारियों और धंधेबाजों के नंबर लेकर आते थे और लॉरेंस के नाम पर जाने वाले एक फोन कॉल पर उसके करोड़ों रुपए पहुंचा दिए जाते थे और ठिकाने पर उसे ले जाया जाता था। तो आखिर जेल से यह माफिया राज कैसे चल रहा है? सवाल तो यह भी है कि जब लॉरेंस जेल में बंद है, उसमें भी उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में बंद है, ऐसे में इन तरह की हरकतों को वो कैसे अंजाम दे पाता है? हाल ही में सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई, उसके बाद जो अपराधी उसमें शामिल थे जब वो दबोचे गए, तो उसमें भी यह बात निकलकर सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई के ही गुर्गों ने यह काम किया था। सबसे बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर वह कैसे ऑपरेट करता है। गोल्डी बराड़, काला राणा, काला जठेड़ी, ये सब उसे नंबर मुहैया करवाते रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी वह प्रमुख आरोपी है। और आखिर इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस पर ज्यादा तह तक जाने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ वेद भूषण साहब जुड़े हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें सबकी निगाहें जाकर कहीं ना कहीं जेल अथॉरिटीज और जेल के ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर टिक जाती है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे बंद है, फिर भी वो अपना नेक्सस चला पाता है, फिर भी वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाता है, फिर भी वो जो अपना अंजाम है, जो उसे पूरा करना है, वो पूरा करता है, वसूली करता है। हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। सर, काफी समय हो गया उसे जेल में बंद हुए, लेकिन गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक फहरिस्त है जो उसने कांडों को अंजाम दिया है। ऐसे में सर, आखिर जेल के नियम क्या कहते हैं और कैसे ये गैंग्स जेल से ऑपरेट कर भी पाते हैं? देखिए कुणाल, ये कहा जाता है जो एपी ढिल्लों के घर पर जो फायरिंग हुई है वैनकूवर कनाडा में, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा इंसान। ये वो सिंगर है, सिंगर बहुत सारे पंजाबी अच्छे सिंगर हैं और ये इतने बड़े सिंगर भी नहीं है, परंतु जो इनकी कैटेगरी है, जिस तरह से उन्होंने तिरंगे कलर के जूते पहनकर एक तरह से भारत का अपमान करने की कोशिश की और मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है वो कनाडा के अंदर भरपूर रहे, ट्रूडो का उनके ऊपर पूरा हाथ है। परंतु अब जब उनके घर पर फायरिंग हुई, तमाम तरह के सवाल
पैदा किए जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई चूंकि इतने बड़े लेवल का एक क्रिमिनल बन चुका है, तो जेल जो है हमारे यहाँ बहुत बड़े अपवादों के अंदर रही है। चाहे तिहाड़ जेल हो, अब साबरमती जेल का नाम आ रहा है। हिंदुस्तान की जो जेलें हैं वो पूरी तरह से सिक्योर्ड नहीं है। तो आपने तमाम देखा होगा, तमाम मोबाइल, तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और तमाम चीजें वहां पर मिलती रही है, ड्रग्स मिलते रहे हैं और क्रिमिनल जेल तोड़कर भागने में भी कई बार कामयाब रहे हैं। तो ऐसे हालात के अंदर कहीं ना कहीं पहुंच जरूर है लॉरेंस बिश्नोई की सिस्टम के अंदर। आपको याद होगा एक बहुत बड़े नेशनल चैनल ने जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू दिया था, उस पर अदालत में मामला गया। हालांकि जो पत्रकार साहब थे उनको अदालत ने न्याय दे दिया या उनको छोड़ दिया कि ठीक है, ये आपका पत्रकारिता, आपका धर्म था, आपने इंटरव्यू कैसे मैनेज किया। परंतु ये सवाल पैदा करता है, लॉरेंस बिश्नोई पर तो करता ही है, जेल के प्रशासन के ऊपर भी सवाल है कि जेल के अंदर इतनी हाई सिक्योर्ड जेल के अंदर यदि वो इंटरव्यू कर सकता है, वहां से अपने जो गुर्गे हैं उनको उनका टारगेट बता सकता है, चाहे इंडिया में है, चाहे आपने अभी सलमान खान का नाम लिया, अभी कनाडा का नाम आ रहा है और भी कितनी बार सीधे मूसेवाले के मर्डर का नाम आया। तो कहीं ना कहीं चाहे वो पैसे के दम पर है या अपनी ताकत या डराने धमकाने के ऊपर है, तो इस तरह से जो उसकी जो एक्टिविटीज है वो हमेशा स्कैनर पर है, चाहे NIA है या दूसरी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, परंतु फिर भी वो उनको बताकर और इस तरह की एक्टिविटीज में रहता है। ये हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार को चाहिए कि उसको जिस तरह से अमित पाल को आसाम भेज दिया गया, गुवाहाटी भेज दिया गया, फुल सिक्योर कर दिया गया, इस तरह के टेररिस्ट के लिए उनके लिए स्पेशल एक प्रोविजन किए जाए जहां परिंदा पर न मार सके। तो इसलिए ये जो फायरिंग हुई है जो उस वैंकूवर में उसके घर पर, ये सवाल तो पैदा करती है, परंतु AP ढिल्लों के ऊपर भी सवाल पैदा करती है, क्योंकि जो उसका नेक्सस था इस तरह के लोगों के साथ था, इस तरह की उठा बैठ थी, क्योंकि जो म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक जो सिंगर्स होते हैं उसमें सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इन्वॉल्व होता है। यदि उनका एक गाना हिट हो जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो उससे बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। तो ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो क्रिमिनल्स हैं वो उनसे अपना पत्ती लेते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, डरा धमका कर लेते हैं। तो AP ढिल्लों का जो अभी सलमान खान के साथ जो भी वीडियो या तमाम चीजें रिलीज हो रही हैं उसको लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग चाहता था कि उसका भी उसमें या तो उससे अलग हट जाए या उसका कोई शेयर हो। तो अंदरूनी बातें तो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में खुलकर सामने आएंगी जब भी इसकी परतें खुलेंगी, परंतु ये जरूर है कि जरूर साबित हो गया है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का जेल प्रशासन के साथ में, जेल के स्टाफ के साथ में उनका कहीं ना कहीं नेक्सस है, जिस वजह से इस तरह की तमाम चीजें गाये बगाए आती रहती हैं और लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है बार बार इन चीजों के लिए लिया जाता रहा है। बिल्कुल सर, तो AK ढिल्लन तो महज एक एग्जाम्पल है सर, मतलब एक फहरिस्त बहुत लंबी है। यदि आप बात करें टिल्लू ताजपुरिया की, उसकी भी जेल में हत्या हो गई, करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गोगामणि साहब, उनकी भी हत्या कर दी गई, और इन सब में ना सेंटर ऑफ फोकस पे हमेशा लॉरेंस बिश्नोई रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसके ही ये सारे कनेक्शंस रहे हैं जिसने इन सारे वारदातों को एग्जीक्यूट किया। इस बीच हमारे साथ AK जैन साहब भी जुड़ गए हैं, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। अभी वेदभूषण साहब को आपने शायद सुना होगा, वो कह रहे थे कि यदि एक नेक्सस के तहत ये ऑपरेट कर पाता है तो कहीं न कहीं इसमें जेल प्रशासन की भी भूमिका संदेह के घेरे में आती है। और क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ पुलिस कर्मचारियों की मिलीभगत से जो भी जेल मैनुअल्स हैं, जो नियम हैं, इतने सख्त होते हैं, उनको ओवरराइड करके इस तरह की सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाती है? क्या कहते हैं जेल के नियम? और सर, क्या एक अन्य फैक्टर भी है इसमें, क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी कुछ हद तक इन्वॉल्व रहता है क्या? जैन साहब, पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है, पुलिसकर्मियों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, करप्ट प्रैक्टिसेस, जो जेल का स्टाफ है या तो भयवश या वो पैसे के लालच में इन सब अपराधियों को खुली छूट दिए रहते हैं। इनका एक अलग से राज चलता है जेलों के अंदर जिसको समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। इतने सालों से मैं नाम सुन रहा हूँ जो कि एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, वो इनके खिलाफ कभी मुझे होती दिखाई नहीं दे रही है, जो कि एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि मतलब खुलेआम किस तरीके से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट को, सबको चैलेंज करके डंके की चोट पे इस प्रकार से ऑपरेट कर रहा है।
इसको गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। इनको कहीं पे ऐसी जगह इनको कन्फाइन किया जाना चाहिए जहां पर एक दूसरे से कोई बात ना हो सके। जो तन्हाई के सेल होते हैं जिसमें कि रखा जाता है, जिसमें किसी से बातचीत ना कर सके, कहीं पर कोई संसाधन उनको उपलब्ध ना हो, जहां पर अच्छे जैमर्स लगे हों जो कि फंक्शनल हो। ऐसी जगहों पे रखना चाहिए जहां पर कि ये बाहरी लोगों से मिल ना सकें, उनके थ्रू कोई मैसेजिंग ना कर सकें, लोगों को रिसीव ना कर सकें, मोबाइल फोन इत्यादि का दुरुपयोग, लैपटॉप वगैरह का जेल में रह के ना कर सकें। ये सब किए जाने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि ये कुछ है जो कि कानून से किसी भी तरीके से हर तरह से ऊपर जा चुके हैं और अपनी मन मर्जी से चलते हैं। जेल में रहें या जेल के बाहर रहें, वो उसी तरह इनकी गतिविधियां निरंतर जारी रहती हैं। ये तो सर आपने कुछ एसओपीज की बात कही कि चलिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन जेल मैनुअल में तो कई इस तरह के रूल हैं, लेकिन उनको ओवरराइड करने की हिम्मत कैसे हो जाती है। और मेरा एक बहुत स्पष्ट सा सवाल है सर, जब क्या सीनियर अधिकारियों को संज्ञान होता है इस बात का? मैं जवाब ले लेता हूं, अब वेदभूषण साहब आप ही जवाब दे दीजिएगा। क्या सीनियर अधिकारियों को इस बात की जानकारी होती है कि उनके ठीक नाक के नीचे इस तरह के खेल हो रहे हैं, कुछ छोटे कनीय पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं, या हु नोज कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व होते होंगे? क्योंकि इस तरह की घटनाएं बिना संरक्षण के या बिना नॉलेज के एग्जीक्यूट हो जाए, इसको मानने में थोड़ी दिक्कत तो होती है ना सर? पूरी दिक्कत होती है, या तो कनाइवेंस है या नेग्लिजेंस है। या तो कॉम्पिटेंट जेल अधिकारी नहीं है जो जेल पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं अपने स्टाफ के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, उनकी पकड़ नहीं है। ताजा एग्जाम्पल दिल्ली का है। दिल्ली में डीजी रैंक के ऑफिसर लगभग 2 साल से सस्पेंड हैं, क्योंकि जेल प्रशासन के ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन थे कि वो एक मंत्री थे दिल्ली सरकार के, जिस तरह से उनकी मसाज और उनको जेल मैनुअल के हिसाब से उनको उसके बाहर जाकर उनको जो सुख सुविधाएं जेल में दी जा रही थी, तो जहां राजनीतिक रसूख और पैसे का उपयोग हो तो जरूर जेल प्रशासन और जेल के बड़े से बड़े अधिकारी उसमें जिम्मेदार होते हैं। और आज तक उनको पेंशन भी नहीं मिली है, ना उनको रिटायर किया गया है। तो मैंने बिल्कुल एक लाइव एग्जाम्पल, ताजा एग्जाम्पल और राजधानी की तिहाड़ जेल का आपको दिया है कि इस तरह से पहले भी आप बहुत बड़े बड़े जेल ब्रेक हुए हैं, उनमें चाहे वो जेल सुपरिटेंडेंट का नाम आया, परंतु इस बार तो डीजी का नाम आ गया। अभी तक वो सस्पेंड है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। और पंजाब और बिहार और दूसरे स्टेट की जेल में क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है, क्योंकि 100% कंट्रोल उनका है। आपने यूपी में तमाम जेलों के अंदर सुना कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे, किस तरह की उनको फैसिलिटीज जेल के अंदर मुहैया होती, ताजा खाना देना, उनके लिए ताजा मछली करना, इवन तालाब तक बना देना जिससे कि ताजा मछली वहीं से जेल से निकलकर उनको तुरंत सर्व हो जाए। तो ऐसे हालात के अंदर जेल के आधार सवालों पर भी उठते हैं। और जो हमारे पास जो और तमाम तरह की राजनीतिक बातें हैं, अब ये चूंकि आउट ऑफ जुडिक्शन का मैटर है, जो ढिल्लों के ऊपर अटैक हुआ है, अब ट्रूडो की जो सरकार है बिल्कुल एक निकम्मी सरकार साबित हुई है। एंटी इंडिया कैंपेन वो चलाते रहते हैं और बिल्कुल वो इस तरह की एक्टिविटीज में बिल्कुल वो प्रमोट करते हैं, बल्कि इन्वेस्टिगेट नहीं करते। इस तरह की एक्टिविटीज को जो इंडिया के खिलाफ जाती हैं, उस चीजों को प्रमोट करने के लिए ट्रूडो की सरकार भली भांति जाती रही है। तो इसलिए उम्मीद रखना कि कनाडा की सरकार या पुलिस इस तरह की चीजों पर रोक लगा पाएगी। नहीं, ठीक है सर, वो तो हमारे बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर भी काफी हद तक निर्भर करता है। डिप्लोमेटिकली हम कितने स्ट्रांग हैं चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, उस पर भी मैटर करता है, यदि हम दूसरे देशों की बात करते हैं। लेकिन खैर, जिस तरह से गैंगस्टर्स जेल से ऑपरेट करते हैं, ये बेहद चिंता का विषय है। पेशकश जेल से माफिया राज। हम सीधे रुख करेंगे अपने गेस्ट का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ AK जैन साहब भी हैं, वेदभूषण साहब भी हैं। जैन साहब, बिल्कुल एक स्पष्ट सवाल है, आपसे पूछते हैं कि आखिर जेल के नियम जो इतने सख्त तो हैं, लेकिन आखिर क्या गुंजाइश होती है, कहाँ ढिलाई हो जाती है, और कैसे ये जो अपराधी हैं ये अपने पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर लेते हैं? मतलब वो गुंजाइश कहाँ बनती है और किस स्तर पर सबसे ज्यादा चेक पॉइंट्स लगाने की जरूरत है, यदि हम जेल के सिक्योरिटी की बात करें तो? देखिए, तिहाड़ जेल वगैरह में रखकर इस प्रकार की सिक्योरिटी की उम्मीद करना वो बेकार है। इस तन्हाई में जब तक किसी ऐसे दूर दराज के इलाकों में ऐसे जेल में नहीं भेजे जाएंगे जहां पर इनका कोई आउटसाइड वर्ल्ड से कोई टच ना हो,
जहाँ पर बिल्कुल नए लोग हों, जिसमें कि साठ गांठ ना हो सके, जहाँ पर इनके गुर्गे जेल के इर्द गिर्द ना घूमते हों, उसी जेल में इनके गुर्गे बड़ी संख्या में बंद रहते हैं, इनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं, इनको हर तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं। जेल कर्मचारी भयवश भी इनकी मदद करते हैं और लालच में भी मदद करते हैं। तो ऐसे में जो मैंने कहा, जब तक कि इनको बिल्कुल आइसोलेट नहीं किया जाएगा, अलग अलग गैंग मेंबर्स को अलग अलग स्थानों पे, और ऑल प्रॉन्ग्ड अटैक नहीं होगा जब तक कि इनके ऊपर ईडी भी लगे, जो इनकी संपत्तियां हैं उनकी जानकारी की जाए, कहाँ कहाँ पे इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे किन किन से इनका कारोबारिक रिश्ता है, ये सब देखना पड़ेगा। इसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। ये अपेक्षा करना कि चंद पुलिसकर्मी जो कि जेल में लगे हैं, जेल कर्मी, वो इसको हैंडल कर सकेंगे, ये उनके बस का काम नहीं है। जैसे हार्ड जेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको सभी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिससे कि कोई एक व्यक्ति कोई आइसोलेट ना हो जाए कि फला आदमी सख्ती कर रहा है, पता चला उसके ऊपर मर्डरस अटैक हो गया, उसकी फैमिली पर अटैक हो गया। तो ये तो हर तरफ से जब सख्ती होगी, टॉप लेवल से सख्ती होगी, पॉलिटिकल लेवल से सख्ती होगी, तब जाके चीजें काबू में आएंगी, अन्यथा नहीं आ पाएंगी। नहीं सर, हम चर्चा तो करते हैं इस बात पर बेहद संजीदगी से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है सर। कितने ही जेल अधिकारी या फिर कर्मचारी हैं जिनके ऊपर आप एक्शन लिए, कुछ ऐसा फॉर्मिडेबल एक्शन लिए जिससे लोगों के मन में यह डर व्याप्त हो सके? मेरे ख्याल से गिनती पे ही आएंगे हाथ की उंगलियों पर। तो सर आखिर हु इज गोइंग टू सुपरवाइज? कौन इन सारी चीजों पर नकेल कसने के लिए तैयार है? क्या आपको लगता है एक विल पावर जो चाहिए वो भी कम है ऊपर से लेकर नीचे तक? नहीं, विल पावर तो खैर कम है ही। कुछ हो सकता है, मैं इस पर भी मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता। हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हों जिसका लाभ उठा के ये इस प्रकार की हरकतें कर रहे हों। देखिए, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मैं टीवी चैनल पे नहीं बोल सकता। जी। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि गवर्नमेंट कई लोगों की मदद कई मुद्दों पर लेती है, और जानकारी में है सबके, और हाईएस्ट लेवल से ये सब होता है। हो सकता है कोई इस प्रकार की भी बातें हों, मैं नहीं कह सकता उसको अथॉरिटी के साथ में, पर यह है कि क्या वजह है इसको समझना होगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर स्पेशल गार्डिंग की व्यवस्था करके ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं जो कि एक अपने में एक अलग अंपायर चला रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसको एक्सटॉर्शन की धमकी दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, किन माध्यमों से ये संपर्क हो रहा है, कौन ऑर्डर कर रहा है, कैसे ऑर्डर किया जा रहा है, इस सबको तो एनआईए और आईबी रॉ इन सबको इसमें लगाना होगा, तब पता चल पाएगा कि कौन आउटसाइड कॉन्टैक्ट्स हैं। जी, इस समय एक्चुअली कनाडा की जो स्थिति है वो स्वयं में बहुत खराब है। मैं जैसे पहले पढ़ता था रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के लिए, RCMP के लिए, उसकी गिनती वर्ल्ड के टॉप फोर्सेस में होती थी। मुझे तो जो घटनाक्रम हुए हैं कनाडा में, उससे इसकी भी छवि बहुत धूमिल हुई है, और मैं जो पढ़ता रहता हूँ उससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वहाँ पे कानून का इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं जी। वो इन बातों को समझ नहीं रहे हैं अभी कैनेडियंस, और समझ रहे हैं और अगर नजरअंदाज कर रहे हैं तो यही खालिस्तान वहीं बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, वहीं पे बनेगा और डंके की चोट पे बनाएंगे। अगर ऐसे एलिमेंट्स को इन्होंने ह्यूमन राइट्स के नाम पे या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इनको एनकरेज किया। ट्रूडो जो है, मैं उनकी पॉलिसीज कभी नहीं समझ पाया। इनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत सालों तक प्राइम मिनिस्टर थे, सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर थे। ये क्यों इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा वहाँ की सिख लॉबी के दबाव में है? उनके बहुत से MPs हैं, उनका सपोर्ट ले रखा है, इसलिए खुलेआम बिल्कुल छूट दे रखी है। इससे वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कनाडा के, और वो ब्लेम करते हैं बाद में इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को, कि वो इसके पीछे हैं। ये पहले अपने को हमें स्वयं देखना चाहिए। वी शुड सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। ओके,
तो सर, जेल में हिंसा और गैंगवार तो लगातार बिल्कुल आम सी बात हो गई है। तो ऐसे में एक बेहद अहम सवाल वेदभूषण साहब आपसे भी है कि आखिर किस तरह की गतिविधियां जेल के अंदर से संचालित होती हैं? बिकॉज प्रायः लोगों को तभी समझ में आता है जब बाहर कोई ऐसी घटना एग्जीक्यूट हो जाती है और उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो जेल से ऑपरेट करती हैं? नेक्सस तो बाहर उनका बिल्कुल एक्टिव रहता ही है, चलता है। कुछ ऐसी भी कुछ सिचुएशन है क्या जिसको हम पब्लिकली ये बात बता सके कि हाँ ये सारी कुछ चीजें हैं जो निचले स्तर पर ऑपरेट हो जाती हैं और प्रायः होती हैं? कुछ ऐसा है? देखिए कुणाल, जेल स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी जेलों को कितने महफूज कर पाए, क्योंकि तमाम तरह के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोसीजर्स हैं बने हुए हैं तमाम जेलों के अंदर लगभग सेम है, परंतु सरकार की इच्छा शक्ति पर है। मैं उत्तर प्रदेश का नाम लेना चाहता हूं। आपने देखा कि जब पिछले कुछ सालों से वहां पर जेल के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज ऑलमोस्ट जीरो है। कोई पत्रकार, कोई वहां पर इस तरह की एक्टिव या क्रिमिनल गैंग्स का कोई भी वर्चस्व जेलों के अंदर उत्तर प्रदेश में नहीं है। तभी मैंने कह रहा हूँ कि इच्छा शक्ति की जरूरत है और तमाम तरह की सुविधाएं हैं सरकार के पास है, पैसा है, धन शक्ति है, मैन पावर है। यदि सरकार चाहेगी तो इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है। जैसा जयंत सर ने कहा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आपको याद होगा अंग्रेजों के टाइम में अंडमान निकोबार क्रिमिनल्स को रखा जाता था। जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था, क्योंकि उस सिस्टम से उनको प्लग करना था, उनको हटाना था। इसी तरह आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स अपने हार्डेंड क्रिमिनल को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर देते थे। तो इस तरह के जो हार्डेंड क्रिमिनल हैं जिससे देश की एकता को, संप्रभुता को खतरा हो सकता है, उनको किसी ऐसी महफूज जेल में रखा जाए जहाँ परिंदा पर ना मार सके। परंतु जहाँ सरकार की इच्छा शक्ति में कमी होगी, उनकी कनाइवेंस होगी, उनकी मिलीभगत होगी, उनकी छूट होगी, इस तरह के अपराधियों के पीठ के ऊपर उनका हाथ होगा, तो यही हश्र होगा। लेकिन एक सवाल, हाँ बिल्कुल सर, लेकिन एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये तो हो गई हमारे देश के अंदर जो क्रिमिनल्स बैठे हुए उनके साथ क्या किया जाए जो हमारे देश के बाहर है? क्या डिप्लोमेटिकली हमको कुछ ऐसे रिजोल्यूशन लेने होंगे, बातचीत करनी होगी जिससे वो यहाँ पर बेहद आसानी से डिपोर्ट हो सके? क्योंकि यदि अजरबैजान की बात करें, कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो कई इनके नेक्सस में ऑपरेट करने वाले गैंगस्टर्स वहां से बैठकर ये सारा खेल करते हैं। उनसे कैसे डील किया जाए सर? क्विकली बताइएगा। अभी जो भारत सरकार ने नया कानून पास किया है 1 जुलाई 2024 से, उसमें इस तरह के क्रिमिनल्स के खिलाफ इंडिया में यदि कोई मुकदमा पेंडिंग है तो वो उसमें एक्शन, जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके खिलाफ एक्स पार्टी डिसीजन ले सकती हैं। उनका ट्रायल उनकी गैर मौजूदगी में हो सकता है। ये इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जहां तक एक्सट्रेडिशन की बात है, तमाम तरह की संधियां डिफरेंट कंट्रीज के साथ डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सरकार काम करती है। आपने देखा कि कनाडा से बहुत सारे टेररिस्ट रहते हैं जिनके खिलाफ दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, तमाम स्टेट के अंदर मुकदमे रहे हैं। वो देश के खिलाफ आग उगलते रहे हैं, देश को आग, हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश करते रहे हैं। उनके खिलाफ अब जो मुकदमे दर्ज होंगे 1 जुलाई 2024 से, उनके खिलाफ एक्स पार्टी डिसीजन लिया जाएगा और वहाँ की सरकारों को बताया जाएगा कि हमारे यहाँ कन्विक्ट हो चुके हैं। अब देखना ये आने वाले टाइम में भारत सरकार अपना पूरा दबाव उनके ऊपर बना पाएगी कि क्या उनको हम एक्सट्राडाइट कर अपने यहाँ उनको जेल के अंदर रख सकें, या जिन लोगों के साथ उन्होंने अपराध किया है उसमें उनको न्याय दिलवाया जाए। ओके, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत ही सरल भाषा में इन तमाम गतिविधियों के बारे में समझाने के लिए। लेकिन 2 पॉइंट्स निकलकर सामने आ ही गई हैं। या तो बाहर के क्रिमिनल्स के लिए हम कैसे डिप्लोमेटिकली इतने स्ट्रांग बने कि उन्हें हम अपने देश के अंदर ले आकर के उन्हें सजा दिला सके, और दूसरा अहम बात विल पावर का है, क्योंकि विल पावर यदि नहीं होगा तो इन चीजों को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।